हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर इंदु एस गौर आज की कक्षा 8 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम अध्ययन करेंगे गुंजन हिंदी पाठमाला 8 के अंतर्गत द्वितीय भाषा पाठ के अंतर्गत पाठ का शीर्षक है खुले आकाश में। इसके लेखक हैं जसवंत सिंह विरदी। तो आइए सबसे पहले हम जानेंगे लेखक परिचय के बारे में। लेखक परिचय जानने से पूर्व हम देखेंगे आज क्या क्या हम पढ़ेंगे। पाठ का उद्देश्य, लेखक परिचय, पाठ के मुख्य किरदार, पाठ का सस्वर पठन और विश्लेषण और अंत में पाठ का सारांश। और साथ ही साथ कठिन शब्दों के अर्थ भी अंत में दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। जसवंत सिंह वर्दी। लेखक परिचय। जसवंत सिंह वर्दी का जन्म 7 मई 1934 को पंजाब के जालंधर जिले के चौहल गांव में हुआ था। इनके अनेक निबंध, व्यंग कथाएँ और लोक कथाएँ हिंदी समाचार पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। नया चेहरा, हिंदी कहानी संग्रह, जसवंत सिंह विरदी की प्रतिनिधि कहानियाँ, भीतर दरवाजे, उपन्यास आदि इनकी कुछ मुख्य प्रकाशित रचनाएं हैं। इनकी कुछ कहानियों में कन्नड़, मराठी तथा मलयालम में भी अनुवाद किया गया। सन 2011 में इनका निधन हो गया। तो आइए पाठ पढ़ने से पहले कुछ संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। संघर्ष ही जीवन है। प्रत्येक जीव संघर्ष करके आगे बढ़ता है। विपरीत परिस्थितियों से जूझने वाला जीव शक्तिशाली होता है। उसमें जिजीविषा का अर्थ है जीवन जीने की इच्छा और उत्साह का संचार होता है। घोंसले से खुले आकाश में विचरने तक के संघर्ष की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि इस धरती या समाज में वही अपना स्थान बना सकता है जिसमें विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता हो। मुसीबतों का सामना करके ही खुला आकाश अथवा लक्ष्य पाया जा सकता है। अब हम देखेंगे इस कहानी का उद्देश्य। इस कहानी से छात्रों में विपरीत परिस्थितियों से मुकाबला करने का भाव विकसित होगा। साथ ही साथ वे जीवन मूल्यों के बारे में भी समझेंगे। पाठ विश्लेषण से पूर्व हम जानेंगे मुख्य किरदार। इसमें सबसे पहले स्वयं लेखक, उनकी पत्नी, कुछ शार्कें और कुछ चिड़िया, यह है इस पाठ के किरदार। तो आइए देखेंगे पाठ। गर्मियों के दिनों में मेरे घर के पीछे अक्सर हलचल मची रहती है। यह ठीक है कि मेरी पत्नी पक्षियों के लिए ढेर सारे दाने, रोटी के टुकड़े घर के पीछे फेंक देती है, पर यह हलचल का कारण नहीं है। वास्तव में बात यह है कि जब मासूम चिड़िया दीवार या स्नान घर के कोनों में अपने घोंसले बना लेती है, तब शार्कें तुरंत हाजिर हो जाती है। यहाँ पे गर्मियों के दिन थे। कौन से दिन थे? गर्मियों के दिन थे। मेरे यानी कि स्वयं लेखक के घर के पीछे अक्सर हलचल मची रहती है। और लेखक की जो पत्नी है वो हमेशा खाना खाने के उपरांत जो भी दाने, रोटी के टुकड़े बचे कुचे रहते हैं वो उसको पीछे फेंक देती है। लेकिन यह तो हलचल का कारण नहीं था। वास्तव में वहाँ पे मासूम चिड़िया थी जो दीवार या स्नानघर का अर्थ है बाथरूम के कोनों में अपना घोंसला बनाए रखी हुई थी। और उसी के साथ शार्के यानी जंगली चिड़िया वहाँ तुरंत हाजिर हो जाती थी। यानी हाजिर होके जैसे तैसे करके चिड़ियों को मुसीबत में डालना ही शार्कों का काम था। चिड़िया जो भी तिनका इकट्ठा करती है, शार्के उनको एक एक कर बिखेर देती है। चिड़िया मोर्चे पर डटी रहती है। यानी जैसे ही तिनका समेट कर चिड़िया घोंसला बनाने के लिए तत्पर हो जाती थी, झट से शार्के वहाँ पे आकर उनके तिनकों को एक एक कर बिखेर देती और फिर बेचारी चिड़िया फिर से मोर्चे पर डटी रहती है। प्रत्येक वर्ष ऐसा ही होता है। कुछ दिन पहले की बात है। दोपहर के बाद जब मेरी पत्नी घर के पीछे गई तो उसने देखा कि घोंसले के नीचे धरती पर एक अंडा टूटा पड़ा था। शायद ऐसा ही हर साल होता होगा, इसलिए यहाँ पे दर्शाया गया है। प्रत्येक वर्ष ऐसा ही होता है। कुछ दिन पहले की ही बात थी। दोपहर के बाद जब लेखक की पत्नी घर के पीछे गई तो उसने देखा कि घोंसलों के नीचे धरती पर अंडे टूटे बिखरे पड़े हैं।
यह शार्कों की शरारत है, उसने गुस्से से कहा। मैं शार्कों को इस घर में आने नहीं दूंगी। गुस्से से आग बबूली सी लेखक की पत्नी हो गई और उसने कहा, यह शरारत किसकी है? शार्कों की है। और वह उसने झट से कह दिया गुस्से में लाल होकर कि मैं उस शार्कों को अभी अपने घर में आने नहीं दूंगी। पक्षियों पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। पाबंदी का अर्थ है रोक टोक। चिड़ियों ने हमारे घर में घोंसला बनाकर अंडे दिए हैं, हमारा फ़र्ज़ है कि उनकी रखवाली करना। यहाँ लेखक कह रहे, अगर चिड़ियों ने घोंसला बनाया है और हमारे घर में वो रह रहे हैं, तो हमारा फ़र्ज़ धर्म क्या है कि उस अंडों की रखवाली करना। उस दिन बात वही समाप्त हो गई और यह चर्चा वहीं पे समाप्त हो गई। कॉलेज में छुट्टियाँ थी और मैं सप्त सिंधु के लोगों के बारे में अपना शोध पत्र पूरा कर रहा था। गर्मियों के दिन थे, तो यानी कि कॉलेज को वगैरह छुट्टियाँ थी, तो इसलिए लेखक जो कार्य कर रहे थे उनका कौन सा था, किसके ऊपर आधारित था उनका काम? सप्त सिंधु लोगों के बारे में काम कर रहे थे। और वो क्या कर रहे थे? उनका शोध पत्र पूरा कर रहे थे, जिसका सार यह था कि वैदिक काल के आर्य लोगों से लेकर आज तक सप्त सिंधु अथवा पंजाब के लोगों को विदेशी हमलावरों और प्रकृति की निर्दयी शक्तियों से युद्ध करना पड़ता है, तब जाकर वे अपने आप को इस धरती पर स्थापित कर सके। अब तो इस धरती पर वातावरण में ऐसे शौर्य का अर्थ है वीरता से भरे, शौर्यपूर्ण भाव व्याप्त का अर्थ है भरे हुए, व्याप्त है, जो किसी को जुल्म के विरुद्ध खड़े होने के लिए प्रेरित करते हैं। जुल्म का अर्थ है अत्याचार। यह जो कार्य कर रहे थे लेखक छुट्टियों में कॉलेज से आके घर में, उनको एक टॉपिक दिया गया होगा शायद सप्त सिंधु के ऊपर, वो उनका एक शोध पत्र का कार्य कर रहे थे, उसका व्यवरा यहाँ पे दिया गया है। आगे देखते हैं। एक दिन दोपहर के वक्त मेरी आंख लग गई थी कि मैंने घर के पिछवाड़े में पक्षियों की चीख पुकार और बहुत ज़ोर का शोर सुना। मैं तुरंत उठकर बैठ गया। मेरी पत्नी कह रही थी, यह शार्के चिड़ियों के बच्चे को नहीं छोड़ेगी। दोपहर का वक्त था, गर्मियों के दिन थे, इसलिए दोपहर को खाना खाने के तदुपरांत थोड़ा सा विश्राम किया जाता है। उसी प्रकार लेखक घर में सो रहे थे, आँख लग गई है ना, सो जाते थे, विश्राम कर रहे थे। तो घर के पिछवाड़े नहीं, घर का पीछे वाला भाग अथवा घर के पीछे का भाग, तो पक्षियों की चीख पुकार है, पक्षियों की चींची की आवाज़ बहुत ज़ोर से सुनाई दे रही थी। जैसे ही शोर सुना तो तुरंत उठकर बैठ गए और साथ ही साथ उनकी पत्नी भी थी। उनकी पत्नी को झट से अंदाज़ा हो गया, यह चिड़िया के बच्चों को तंग करने के लिए कौन आया है यहाँ पे, फिर से शार्के आ गए शायद। इसलिए लेखक की पत्नी ने कहा, अब इस बार मैं उन शार्कों को शार्के के बच्चों को नहीं छोड़ूंगी। क्या कर लेगी? मार देगी? झट से लेखक ने पूछा, क्या करोगी? मार दोगी क्या उसे? क्यों? उनमें भी ईर्ष्या होती है। ईर्ष्या का अर्थ है क्रोध, द्वेष। आपका क्या ख्याल है, आदमियों में ही ईर्ष्या होती है? यानी यहाँ लेखक ने पूछा, क्या करोगी? क्या उनको क्रोधित है तो क्या हुआ? तो झट से लेखक की पत्नी ने उत्तर दिया, क्या ईर्ष्या केवल आदमियों में ही होती है, पशु पक्षियों में नहीं होती? अभी हम बात कर ही रहे थे कि चिड़ियों की चींची का बहुत बड़ा तूफान उठा और मेरी पत्नी तुरंत आगे आई, पर मैंने उसकी बाजू पकड़कर रोक लिया। जैसे ही चिड़ियों का आवाज़ ज़ोर शोर से आने लगा, शायद उन दोनों में, शार्के और चिड़ियों में तूफान छिड़ गया था, यानी दोनों झगड़ने के लिए, झगड़ा थोड़ा बढ़ गया था, तो इसलिए दोनों झगड़ने के लिए जैसे ही तत्पर हो गए थे, चींची चूचू की आवाज़ बहुत तेज़ी से आने लगी, मानो एक तूफान सा छिड़ गया है उन दोनों में। यह देखते ही लेखक की पत्नी झट से बाहर आ गई और उसने जैसे ही आगे बढ़ी, लेखक ने उसकी बाजू यानी हाथ पकड़कर उसको रोक लिया। क्या बात है? यह दृश्य जो दिखाया गया है, जब चिड़िया और शार्के के बीच जब तूफान छिड़ रहा था, यानी कि झगड़ा हो रहा था, वहाँ का यह दृश्य है। चिड़ियों को अपनी सहायता स्वयं करने दो, मैंने कहा, लेखक ने कहा, तुम उनकी सहायता के लिए मत जाओ,
उनकी सहायता वह स्वयं करना, यानी उन्हें खुद करने दो। वह एकदम बोली, वे कमज़ोर है। नहीं, तुम ही उनको कमज़ोर समझती हो। चिड़िया तो कमज़ोर नहीं है, लेकिन तुम उनको कमज़ोर समझ रही हो। तो क्या तुम उनको शार्कों के विरुद्ध लड़ने दो। हम हर समय उनके साथ नहीं रह सकते। यानी कि जब भी विपरीत परिस्थिति आए, दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। खुद का मुकाबला खुद ही डटकर करना चाहिए, यानी परिस्थितियों से खुद लड़ना चाहिए। यहाँ लेखक ने ये बात सिद्ध की है। उसने धीरे से कहा, मैं देख तो लूँ क्या हो रहा है। अवश्य देखो, पर इनकी लड़ाई में दखल मत देना। लेखक की पत्नी ने तुरंत कहा, ठीक है, तो मैं देख तो सकती हूँ क्या हो रहा है। तो जैसे ही लेखक ने कहा, हाँ तुम देख सकती हूँ, लेकिन इनकी लड़ाई में तुम दखल मत करो, नहीं तुम इंटरफेयर, दखल नहीं, इनकी लड़ाई में तुम कुछ बाधा मत डालो अथवा किसी को सपोर्ट मत करो, दखल लेना। इस तरह बुराई को बढ़ावा मिलता है। उसने प्रतिवाद किया। मैंने कहा, जिसके साथ बुरा होता है वह भी तो बुराई के विरुद्ध डटे। अच्छा, फिर लड़ने दो। पत्नी ने बात खत्म कर दी। यहाँ प्रतिवाद का अर्थ है विरोध। तो जैसे ही लेखक की पत्नी देख रही थी, दोनों तरफ झगड़ा हो रहा था। जैसे ही लेखक ने हिदायत दी थी, तुम उनके झगड़े में मत पड़ो, तो वह केवल देख रही थी। तो विरोध, तुम उनके झगड़े को तो देख सकते हो, लेकिन उसमें से किसी को विरोध या सपोर्ट नहीं कर सकती। जिसके साथ बुरा हो रहा है वही उसके विरुद्ध डटे रहे। अच्छा, तो ठीक है करके अंत में पत्नी ने बात खत्म कर दी और उनको लड़ने को दे दिया और वो देखती रही। दोपहर को हमने पीछे बरामदे में जाकर जाली के दरवाजे से देखा कि 5 शार्कों ने चिड़ियों के घोंसलों को गिराया। तो दोपहर का समय था। पीछे जाकर उन्होंने देखा बरामदे में। जाने से पहले उन्होंने खिड़की की जाली, अभी जो दृश्य दिखाया गया था वो जाली का दृश्य ही था। तो वहाँ दरवाजे से उन्होंने देखा कि 5 शार्कों ने चिड़ियों के घोंसलों को गिरा दिया था। चिड़िया और चिड़ा दोनों ही घोंसले के आगे बैठ शार्कों का मुकाबला कर रहे थे। यहाँ डटकर चिड़ा और चिड़िया ने ठानी ली थी, मानो उनसे आज झगड़े का अंत ही कर देंगे। कभी एक साथ 2 शार्कें घोंसले पर हमला करती और कभी 3। कभी 2 शार्कें हमला करती थी चिड़िया के ऊपर, तो कभी 3। चिड़िया का बच्चा घोंसले के पीछे बैठा जोर जोर से चैटिंग कर रहा था। पता नहीं क्या कह रहा था, यानी चींची की आवाज़ें हो रही थी, लेकिन हम तो उनकी भाषा से अनजान हैं, हमें कैसे पता। लेकिन बातें तो वो कर रही थी उनकी भाषा में, चींची करके आवाज़ों से ज़रिए। चिड़ियों के घोंसले पर हमला करने वाली शार्कें बहुत लड़ाकू और फुर्तीली थी। उनका रंग सांवला था और पीली नुकीली चोंचें थी। मैंने अपनी पत्नी से हंसकर कहा, शार्कों का रंग इनकी ईर्ष्या के कारण ही सांवला होगा। यहाँ पर लेखक ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से शार्कों का वर्णन किया गया है। एक तरफ वह उनको लड़ाकू फुर्तीले भी कह रहे हैं और साथ ही साथ उनका वर्णन भी किया गया है। और वर्णन के साथ साथ लेखक हंसकर अपनी पत्नी से बात कर रहे हैं। शायद ईर्ष्या ने के क्रोध के कारण ही शायद उनका रंग सांवला हुआ होगा। उस समय गुस्से से शार्कों ने चिड़ियों पर हमला किया और चिड़ियों ने उस हमले को रोका। वैसा अक्सर इंसान भी नहीं कर सकते। शायद तूफान बहुत जोर से छिड़ गया था, यानी दोनों में झगड़ा बहुत घमासान हो रहा था, मानो एक युद्ध के भांति। शार्के और चिड़िया का तो था झगड़ा ही, लेकिन एक तूफान का रूप धारण कर लिया था। तो जिस प्रकार चिड़ियों ने शार्कों का मुकाबला किया, जिस प्रकार उन्होंने रोका, वैसा तो अक्सर कुछ परिस्थितियों में इंसान भी नहीं कर पाता। ऐसा लेखक की पत्नी और लेखक यहाँ बता रहे हैं। दोपहर का समय था और पक्षी एक दूसरे का मुकाबला करके थक गए थे। लगातार एक दूसरे से झगड़ के तूफान के दृश्य के भांति, मानो उनमें छिड़ गया था युद्ध। जो झगड़ा चल रहा था वो तूफान और युद्ध का रूप धारण किया था। तो दोनों भी मुकाबला करके थक गए थे। ऐसा लग रहा था कि शार्कें निराश हो गई थी। उनकी उड़ान में पहले जैसा उत्साह नहीं था। यहाँ पे यह दर्शाया गया है, जिस प्रकार
शुरू शुरू में शार्कें फुर्तीली होकर लड़ रही थी, शायद उनमें कहीं न कहीं थोड़ी सी निराशा आ गई थी। और हो भी क्यों ना, क्योंकि चिड़िया जो ऐसा डट के मुकाबला कर रही थी उनके सामने, शार्क यानी जंगली चिड़िया, वो तो उससे भी थोड़ी सी मजबूती रहती है, यानी कि शक्तिशाली रहती है। चिड़िया के मुकाबले वो शक्तिशाली रहेगी। तो जिस प्रकार जिस भांति यहाँ पे चिड़िया और चीड़ा शार्कों का मुकाबला कर रही थी, तो शार्कों को थोड़ा निराश होना ही पड़ा। और मानो पहले की भांति उनमें उत्साह भी नहीं था। चिड़िया और चीड़ा भी डटे हुए थे, भले ही वे थक गए थे, उनकी सांसें तेज़ी से चलती प्रतीत हो रही थी, पर उनको लग रहा था कि अगर आज भी अपने बच्चों को न बचा सके तो शर्म से मर जाएंगे। बहुत देर तक झगड़ा चल रहा था। शुरू शुरू में जिस प्रकार फुर्तीली अवस्था में शार्कें चिड़ियों के ऊपर अग्रसर हो रही थी, थोड़ी देर के बाद दोपहर के समय भी शायद होगा और गर्मियों की स्थिति भी होगी। और साथ ही साथ जिस प्रकार चिड़िया छोटे होने के बावजूद भी शक्तिशाली, तो शार्कों के मुकाबले वो कम ही है, तो फिर भी होते हुए भी अपनी अवस्था में भी वो क्या डट का मुकाबला कर रहे थे शार्कों से। इसकी वजह से शार्कों को थोड़ा सा यहाँ पे निराश होना पड़ा और पहले जैसा उत्साह और फुर्ती भी उनमें नहीं बची थी। और चिड़ियों ने भी मुकाबला तो किया डट के, और साथ ही साथ उन्हें ऐसा शर्म महसूस हो रही थी, अगर बच्चों को बचा नहीं पाए तो कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर जो कहते हैं, यानी मन में उनकी आस थी, अगर हम उन्हें आज बचा नहीं पाए तो शर्म से ही, भले ही शार्कों की जीत हो, लेकिन बच्चों के सामने उन्हें शर्म से मरना मंजूर था। लेकिन उन्होंने हौसला नहीं छोड़ा और डट के मुकाबला किया। बात क्या है, मैंने पूछा। एक बिल्ली भी घोंसले की ओर झाँक रही है। अभी शार्कों का झगड़ा ख़त्म ही नहीं हुआ, उसी दौरान एक बिल्ली घोंसले की ओर झाँक रही थी। पर वह ऊपर नहीं पहुंच सकती, मेरी पत्नी बोली। लेखक की पत्नी यह सब दृश्य देख रही थी। जैसे ही बिल्ली ने घोंसले की ओर झाँका, लेकिन उसने चढ़ने की कोशिश की होगी, लेकिन वो चढ़ नहीं पाई। और लेखक की पत्नी ने देखा यह दृश्य और उसने झट से कहा, चिड़ियों के बहुत दुश्मन होते हैं। मैंने कहा, यानी लेखक ने कहा, पर फिर भी यह हर जगह होती है, खुले आकाश में विचरती है और किसी का भय नहीं मानती। दुश्मन तो बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी यह कैसे हर जगह पे पाई जाती है और खुले आकाश में विचरती है, खुले आसमान में उड़ती है और उनको किसी का डर भी नहीं रहता और भय भी नहीं मानती। आगे देखेंगे, चलिए। उस समय मैंने देखा कि चिड़िया चींची करके शार्कों को ललकार रही थी। इतना होने के उपरांत भी चिड़ियों में हौसला बनाए रखा उन्होंने, चिड़ा और चिड़िया ने, और शार्कों को माने झगड़े के लिए ललकार रही थी। हिम्मत है तो करो मुकाबला। मैंने कहा, हमलावर यानी हमला करने वाला। मैंने कहा, हमलावर में तब तक ही हिम्मत होती है जब तक कि कोई उसका मुकाबला नहीं कर पाता, क्योंकि जुल्म करने वाले के पास प्राकृतिक शक्ति नहीं होती। यानी जब तक हम पलट के जवाब नहीं देते अथवा किसी को एक अवस्था में प्रत्युत्तर नहीं देते, तब तक वो हमारे ऊपर जुल्म करता ही रहता है। एक बार आप प्रत्युत्तर दोगे, यानी बोलोगे, आपके सपोर्ट में अगर बोलने के लिए कोशिश करोगे, तो अपने आप वो सामने वाले शांत हो जाएंगे। उसी प्रकार यहाँ जिस प्रकार चिड़ा चिड़िया ने जुल्म का डट के मुकाबला किया, प्राकृतिक शक्ति नहीं होती, फिर भी उन्होंने डट के मुकाबला किया और वो डटी रही। सूरज पश्चिम की ओर अस्त हो रहा था, यानी सूरज डूब रहा था। हम लोग बरामदे में बैठे शाम की चाय पी रहे थे। शायद गोधूली यानी शाम का समय होगा, सूर्यास्त हो रहा था और लेखक और लेखक की पत्नी शायद बरामदे में बैठ के चाय पी रहे थे। अब तक बच्चे भी उठ गए थे, परंतु उनको बिल्कुल मालूम नहीं था कि चिड़ियों ने शार्कों का कैसे मुकाबला किया। दोपहर का समय होने के कारण बच्चे भी गर्मी के कारण घर में सो गए थे। यह सब हुआ, किंतु बच्चों को उसकी भनक न थी। मेरी पत्नी संतुष्ट थी। वह सोचती रहती थी कि अगर जुल्म करने वाले का मुकाबला किया जाए तो जुल्म रुका जा सकता है। अगर जुल्म का हमने प्रतिकार किया तो उसे रोका भी जा सकता है। अभी हमने चाय ख़त्म भी नहीं की थी कि पीछे से फिर से पक्षियों का शोर उठा। चाय पीते बैठे थे और थोड़ी देर के उपरांत, अभी उनकी चाय ख़त्म भी नहीं हुई थी,
तो फिर से शोर उठा पक्षियों में। बेटा तेज़ी से आंगन की ओर बढ़ा और फिर तुरंत वापस आ गया। बोला, मम्मी जी भाग कर आओ। हम सभी जल्दी से पिछवाड़े की ओर गए। चाय भी उनकी ख़त्म ही नहीं हुई थी, लेकिन फिर से पक्षियों का शोर शुरू हुआ। लेकिन जो पहले का दृश्य दिखाया था वहाँ भी चींची वगैरह आवाज़ें आ रही थी, और यहाँ भी पक्षियों का शोर था। उसमें और इसमें व्यत्यास है, यानी डिफरेंस है। यहाँ भी शोर था, लेकिन यह स्वर कानों को मधुरता देता था, लेकिन वह नहीं। तो बेटा झट से आंगन में आया और फिर वही जैसे दौड़ते आया और भागते हुए फिर वापस लौटा और अपने मम्मी यानी अपनी माँ को जाकर भागकर बोला, इधर आइए यानी भागकर आओ। हम सभी जल्दी पिछवाड़े की ओर गए और दृश्य यानी कि जो नज़ारा दिख रहा था, दृश्य दिख रहा था, सचमुच ही दिलचस्प था। यानी दिल को छू लेने जाने जैसा दृश्य था। चिड़िया का बच्चा घोंसले से निकलकर आंगन में आ गया था और सारी चिड़िया उसको अपने साथ उड़ाना सिखा रही थी। ये जो छोटे से बच्चे थे घोंसले में बैठे हुए, उस छोटे से बच्चों को सभी चिड़िया उसको उड़ाने के लिए तत्पर कर रहे थे, उड़ाना सिखा रहे थे। उसके पर उड़ने के लिए पूरी तरह तैयार थी। पर यानी के पंख उड़ने के लिए पूरी तरह तैयार थे, और उसका शरीर भी ताकतवर था, यानी वह हेल्दी भी था, ताकतवर। यह तो कुछ ही दिनों में इतना बड़ा हो गया, मेरी पत्नी ने खुश होकर कहा। शायद थोड़े ही दिन बीत गए होंगे और उसी में वो छोटा सा चिड़िया का बच्चा बड़ा हो गया था, और उसके पर भी निकल आए थे, और वो ताकतवर भी यानी हेल्दी भी नज़र आ रहा था। मैंने कहा, तुम्हें मालूम नहीं, मुकाबला आदमी को शक्तिशाली बना देता है। अगले ही पल एक ज़ोरदार चींची की आवाज़ गूंजी और वह बच्चा पूरे जोर से दीवार की ऊपर से बिजली के तारों को पार करता हुआ विस्तृत खुले आकाश में उड़ गया। विस्तृत यानी फैले हुए। वो जो छोटे चिड़ा और चिड़िया जिस छोटे से चिड़िया के बच्चे को उड़ना सिखा रहे थे, वो शायद उसी घोंसले में था। उसने उड़ाने की कोशिश ही की कि झट से देखते ही देखते अगले ही पल ज़ोरदार आकाश में विस्तृत यानी खुले आकाश में तारों को चीरता हुआ, बिजली के तारों को चीरता हुआ खुले आकाश में यानी फैले हुए आकाश में वह उड़ गया, और उसकी आवाज़ पूरी ज़ोरदार आवाज़ चारों ओर माने गूंजती रही। यानी पक्षियों को उड़ने आने तक ही वह अपने माता पिता यानी चिड़ा चिड़िया के ऊपर निर्भर रहती है। जैसे ही उड़ना आ जाता है वैसे छोड़ देती है। लेकिन इंसानों के बच्चों में ऐसे नहीं। बच्चा भले ही कितना ही बड़ा हो जाए, लेकिन माँ के लिए वो छोटे ही रहते हैं और उनको निर्भर ही रहना पड़ता है छोटे। लेकिन यहाँ पक्षियों के बारे में ऐसा नहीं कह सकते हम। जब तक कि उनके पर न निकल आए तब तक ही वह उसके ऊपर निर्धारित रहती है। उसके उपरांत जैसे ही पर निकला है, वो खुला आकाश में विस्तृत होकर चींची की आवाज़ लगाए वो छोटा सा बच्चा, चिड़िया का बच्चा उड़ गया, और उसकी आवाज़ चींची करके चारों ओर घूमने लगी, दीवारों को चीरती, बिजली के तारों को चीरती, मानो फैले हुए आकाश में वह उड़ने के लिए तत्पर हो गई हो, और वो उड़ भी गई। पंजाब की कहानी जसवंत सिंह विरदी की है। इसका हिंदी अनुवाद चंद्रप्रभा जी ने किया है। तो यह पाठ का विश्लेषण यही ख़त्म होता है। अब मैं इसका सारांश संक्षिप्त में बता दूं। अगर कुछ छूट भी गया है, अगर कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक्स भी है, तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं। तो आइए जाने थोड़ा सा सारांश। पाठ का सारांश। प्रस्तुत कहानी जसवंत सिंह विरदी द्वारा लिखित और चंद्रप्रभा द्वारा अनुदित, यानी इसका अनुवाद चंद्रप्रभा जी ने किया है। यह कहानी भले ही जसवंत सिंह विरदी ने लिखी हो, लेकिन इसका हिंदी में अनुवाद चंद्रप्रभा जी ने किया है। लेखक के घर के पिछवाड़े पक्षियों का जमावट लगा रहता है, क्योंकि लेखक की पत्नी पक्षियों के लिए रोटी के टुकड़े और दाने डाल देती है। लेकिन कुछ जंगली चिड़िया अक्सर उनके घोंसले तोड़ देती है और उनके अंडे भी गिरा देती है धरती पर। लेखक की पत्नी मासूम चिड़ियों और उनके बच्चों को उन जंगली पक्षियों से बचाने को और जतन करती है। बचाना और जतन करना मानो वो अपना दायित्व समझती हैं। लेकिन लेखक उन्हें रोक देते हैं। उनका मानना है कि जब तक बुराई के प्रति खुद नहीं खड़े होंगे, तब तक बुराई का अंत नहीं होगा। और एक दिन लेखक और उसकी पत्नी देखते हैं कि चिड़ियों का छोटा सा बच्चा, जिसे बचाने के लिए चिड़िया मैदान में डटी रही, बाकी चिड़ियों उसे उड़ना सिखा रही थी
और दूसरे ही क्षण वह विस्तृत यानी फैले हुए खुले आकाश में उड़ गया था। यानी कि इस कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है? कठिन परिस्थितियों ने उसे इतना शक्तिशाली बना दिया था, यानी चिड़ा और चिड़िया को। आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ समझ में आया होगा। अगले स्लाइड में कठिन शब्दों के अर्थ दिए गए हैं, आप इसको देखिए। पाबंदी, रोक टोक, शौर्य, पूर्ण वीरता से भरे हुए, जुल्म यानी अत्याचार, पिछवाड़े, पीछे का भाग, प्रतिवाद यानी विरोध, विचरती, उड़ती, हमलावर, हमला करने वाला, विस्तृत यानी फैले हुए। यह सभी शब्द अंकित है रेड कलर में, लाल शब्दों से यहाँ पे दर्शाए गए हैं। यहाँ कठिन शब्दों के अर्थ भी दिए गए हैं। इसके साथ ही आपको प्रदत्त कार्य ग्रुप में पोस्ट कर देती हूँ, आप उसके प्रश्नों के हल कीजिए। थोड़ा सा इसमें से इसके पाठ के आधार पर थोड़े व्याकरण के आधारित प्रश्न भी पूछे जाएंगे, उसको भी आप हल करके एक फाइल बना के जिस प्रकार लास्ट के क्लास में आपने रखे होंगे, आशा करती हूँ आप इस बार भी रखेंगे। और पाठ का इस पाठ को हम यही समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे।